नमस्कार पशुपालक भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही गंभीर और तेजी से फैलने वाली होती है, जिसे 3 डे सिकनेस या एपिमेरल फीवर भी कहा जाता है। गाय और भैंसों में ये रोग अचानक आता है और 3 से 4 दिन में ही जानवर को बहुत कमजोर बना देता है। अगर समय रहते इलाज नहीं किया जाए तो दूध उत्पादन कम हो जाता है और पशु कमजोर हो जाता है, और कई बार पशु का समय पर इलाज नहीं होने पर पशु की मृत्यु तक हो जाती है। यह बीमारी बरसात के मौसम में ज्यादा फैलती है क्योंकि यह वायरस जनित बीमारी है। यह मच्छरों और मक्खियों के जरिए फैलती है। बरसात के मौसम में पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे मक्खी मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं और यह इस बीमारी को फैलाते हैं। इसमें ऐसे मक्खी मच्छर जो एक संक्रमित जानवर का खून चूसकर दूसरे स्वस्थ जानवर को संक्रमित कर देते हैं, और एक संक्रमित जानवर से दूसरा स्वस्थ जानवर तक यह वायरस फैल सकता है। इस बीमारी में आपको कई प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, जैसे पशु में तेज बुखार आएगा, पशु के चलने में कठिनाई आएगी, नाक से पानी आएगा, ज्यादातर पिछले एक पैर से अचानक लंगड़ा कर चलेगी, दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ जाएगी, खाना पीना भी छोड़ देंगी और खड़े होने में भी परेशानी आएगी। इस बीमारी का नाम 3 डे सिकनेस इसलिए पड़ा क्योंकि यह रोग आमतौर पर 3 दिन तक ही रहता है, लेकिन इतने ही समय में जानवर को बहुत कमजोर कर देता है। इस बीमारी को 3 दिनी बुखार या 3 दिन की बीमारी भी कहते हैं। इसके इलाज के लिए आपको जैसे ही ऐसे लक्षण दिखाई दे तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, और इसके लिए आप एंटीबायोटिक जैसे एनरोफ्लॉक्सासिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा सकते हैं। साथ में बुखार कम करने के लिए एनाल्जेसिक जैसे मेलोक्जिकम पैरासीटामोल या फ्लूनिक्स मेग्लूडाइन भी लगा सकते हैं, और साथ में सपोर्टिव के लिए बी कॉम्प्लेक्स जरूर लगा सकते हैं। और घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे 50 ग्राम मेथी और 1 चम्मच हल्दी उबालकर ठंडा करके पिलाएं, या फिर अदरक और तुलसी का काढ़ा पिलाएं, या फिर गुड़ और अजवाइन भी पिला सकते हैं। इस बीमारी को आगे फैलने से रोकने के लिए जहां पशु रखते हैं वहां आसपास साफ सफाई और सूखा रखें। पशुशाला में मच्छर भगाने का उपाय करें, बीमार जानवरों को अलग रखें, और जानवरों को समय समय पर इम्यून बूस्टर टॉनिक जरूर दें, जैसे टोनो बूस्ट, और आसपास जगह पर पानी इकट्ठा नहीं होने दें, जिससे मच्छर और मक्खी पैदा नहीं होगी, जिससे बीमारी नहीं फैलेगी। 3 डे सिकनेस बीमारी को पशुपालक को हल्के में नहीं लेना है। ये तेजी से फैलता है, लेकिन समय पर इलाज और देखभाल से जानवर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हमेशा बारिश के मौसम में पशुपालक को अपने पशुओं का खास ध्यान रखना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी। आज हम बात करेंगे सार्कोफेरोल वेट की। जैसा कि पशुपालन में स्वस्थ और उत्पादक पशुओं का होना बहुत जरूरी है। अगर पशुओं में खून की कमी या एनीमिया हो जाए तो उनकी सेहत, दूध उत्पादन और काम करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। सार्कोफेरोल वेट एक बेहतरीन हेमेटेनिक या खून बढ़ाने वाला फीड सप्लीमेंट है जो पशुओं में एनीमिया को दूर करके उन्हें ताकतवर और स्वस्थ बनाता है। यह न केवल खून की कमी को पूरा करता है बल्कि पशुओं को तुरंत ऊर्जा भी देता है, पशुओं का तनाव कम करता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। सार्कोफेरोल वेट के अंदर फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फोलिक एसिड, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड और साइनाकोबालामीन है। इसके साथ ही इसमें बायोटीन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, विटामिन D3, नियासिनामाइड और माल्ट एक्सट्रैक्ट भी है। सार्कोफेरोल वेट पशुओं में
तनाव कम करने में मददगार है। जैसे पशुओं को मौसमी बदलाव या लंबी दूरी का परिवहन या बीमारी के कारण तनाव हो सकता है। सार्कोफेरोल वेट में मौजूद निकोटिनामाइड और माल्ट एक्सट्रैक्ट पशुओं के तनाव को कम करके उन्हें शांत और स्वस्थ रखते हैं और यह कमजोर या बीमार पशुओं को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। सार्कोफेरोल वेट पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये पशुओं के शरीर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है। और इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा है, जो पशुओं के विकास और वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। सार्कोफेरोल वेट पशुओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाना है। सार्कोफेरोल वेट हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाकर पशुओं को अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। सार्कोफेरोल वेट को सभी प्रकार के एनीमिया में दे सकते हैं, जैसे पीपीएच बीमारी जिसमें पशु के पेशाब में खून आता है, उसमें सपोर्टिव के रूप में काम ले सकते हैं, क्योंकि उस समय पशु को नई आरबीसी के निर्माण और एनर्जी की जरूरत होती है। और प्रोटोजोआ जनित सभी बीमारियों में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सार्कोफेरोल वेट इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता बढ़ जाती है। सार्कोफेरोल वेट गाभिन पशुओं के लिए तो और भी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उस समय पशु को ज्यादा फोलिक एसिड और आयरन की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय माँ और बच्चे दोनों को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। सार्कोफेरोल वेट ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, जिससे पशु को एनर्जी और स्ट्रेस से भी आराम मिलता है। साथ ही जब पशु की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और एनर्जी अच्छी मिलेगी, जिससे स्ट्रेस में भी नहीं रहेगा और पोषण की पूर्ति भी होगी, तो पशु का दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। सार्कोफेरोल वेट गाय और भैंस को 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन और बकरी और भेड़ को 10 से 15 ग्राम प्रतिदिन देना है। सार्कोफेरोल वेट को चारा या बांटा में मिलाकर खिला सकते हैं, पानी में भी मिलाकर दे सकते हैं, या फिर इसे रोटी के ऊपर लगाकर खिला सकते हैं। अगर पशुपालक भाई को अपने पशु को तंदुरुस्त, स्वस्थ और ताकतवर बनाना है और शारीरिक विकास और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करनी है, तो सार्कोफेरोल वेट का उपयोग कर सकता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आगे भी पशुपालन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बोविकाइन लिक्विड की, क्योंकि बोविकाइन लिक्विड पशुपालक की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। एक पशुपालक चाहता है कि उसका पशु स्वस्थ रहे और फिर उसकी ग्रोथ और वजन भी जल्दी बढ़े और पशु दूध उत्पादन भी फुल करे। लेकिन आज के समय में पशुओं की सेहत सबसे बड़ी चिंता बन गई है। कभी पशु का दूध कम हो जाता है, कभी वजन घटता है, तो कभी बीमारी का डर रहता है। ऐसे में जरूरत है एक ऐसे सप्लीमेंट की जो न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाए बल्कि उनके पूरे शरीर को पोषण दे। इसलिए बोविकाइन लिक्विड आपके पशुओं की रोजाना की ताकत, जो इम्यूनिटी, ग्रोथ और प्रोडक्शन तीनों का ख्याल रखता है। आजकल हमारे पशुओं की सेहत में रुकावटें क्यों आ रही है, इसके बारे में भी पशुपालक को पता होना चाहिए, क्योंकि पशु के शरीर में अमीनो एसिड की कमी होना, बीमारियों की चपेट में आना, आंतों की खराब सेहत, तनाव आदि कई कारण हो सकते हैं। जब चारा और दाना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो शरीर में जरूरी प्रोटीन नहीं बनते हैं, जिससे पशु की इम्यूनिटी कमजोर होती है और जिससे वो बीमारियों की चपेट में आ जाता है। फिर इन सब का नतीजा निकलता है, पशु के दूध की मात्रा कम हो जाती है, बछड़ों का वजन नहीं बढ़ता, गर्भधारण में दिक्कत आती है और पशु बार बार बीमार होता है। इन सब का एक समाधान हो सकता है अगर किसान
बोविकाइंड लिक्विड अपने पशु को देना शुरू कर दे तो बोविकाइंड लिक्विड किसान की जरूरत के हिसाब से कैसे बना है, क्योंकि इसके अंदर 17 अमीनो एसिड, 15 विटामिन, 9 मिनरल्स, 2 प्रोबायोटिक्स, न्यूक्लियोटाइड्स और पेप्टाइड्स हैं, जो पशु के शरीर के अंदर पोषण की संपूर्ण पूर्ति करता है। बोविकाइंड लिक्विड पशु के शरीर के हर हिस्से के लिए एक जरूरी संपूर्ण मिश्रण तैयार करता है। इसको देने से पशु का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जिससे पशु बीमार नहीं होगा, जिससे पशु को भूख में सुधार रहेगा और उसका वजन बढ़ेगा और दूध देने वाले पशुओं में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और पशु तनाव से भी राहत पाएगा। बोविकाइंड लिक्विड इतना असरदार क्यों है? क्योंकि यह शरीर के अंदर से काम करता है। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स है, जो पशु की नई कोशिकाओं की मरम्मत और ग्रोथ में काम करता है। इसके अंदर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड है, जो प्रोटीन बनाते हैं, जो दूध उत्पादन और मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स है, जो हर कोशिका को ऊर्जा और सुरक्षा देते हैं। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है, जो आंतों को स्वस्थ रखते हैं, जिससे पशु का पाचन बेहतर होता है। यानी कि ये कोई साधारण टॉनिक नहीं है, ये पशु के लिए एक संपूर्ण पोषण की पूर्ति करने वाला टॉनिक है। अगर पशुपालक बोविकाइंड लिक्विड का नियमित उपयोग करेगा तो उसको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। इससे पशु का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, पशु को भूख लगेगी, पशु के दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, पशु के वजन में बढ़ोतरी होगी, पशु तनाव और बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती रहेगी और गाभिन पशुओं की सेहत में सुधार रहेगा और उसके अडर में भी ग्रोथ आएगी, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि बोविकाइंड लिक्विड सेहत, विकास और उत्पादन तीनों का संपूर्ण समाधान है। बोविकाइंड लिक्विड को देने से पशु की सेहत अच्छी होगी, जिससे पशु का विकास भी होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे पशुपालक को फायदा भी होगा। बोविकाइंड लिक्विड अपने गाय और भैंस को 20 से 30 ml प्रतिदिन, भेड़ और बकरी को 5 से 10 ml प्रतिदिन देना है। भाइयों, जब तक हमारे पशु स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हमारी मेहनत अधूरी रहेगी। आज बाजार में बहुत सारे टॉनिक आते हैं, लेकिन सही पोषण देने वाला टॉनिक देंगे तो फायदा ज्यादा होगा। यानी कि बोविकाइंड लिक्विड सेहत, विकास और उत्पादन तीनों का संपूर्ण समाधान है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आगे भी पशुपालन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सभी पशुपालक और किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेस्टिनिक्स पाउडर के बारे में। मेस्टिनिक्स पाउडर किस बीमारी में देना है और कितनी मात्रा में देना है और इसको देने से क्या क्या फायदा होगा, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानकारी साझा करेंगे। अगर किसी पशु के थनैला यानी कि मेस्टाइटिस रोग हो जाता है, इस पाउडर को उपयोग ले सकते हैं। ये सभी प्रकार के थनैला बीमारी जैसे एक्यूट मेस्टाइटिस, सब एक्यूट या क्रोनिक मेस्टाइटिस, इनमें से किसी भी प्रकार का मेस्टाइटिस हो तो ये पाउडर उपयोग ले सकते हैं। अगर पशुपालक जैसे ही अपने पशु का दूध निकालता है तो पशु के दूध में मवाद या छिछड़े आ रहे हैं या दूध के साथ खून आ रहा है या पशु का अडर गर्म या रेडनेस हो या फिर पशुपालक जैसे ही अपने पशु के अडर को हाथ लगाते हैं तो उसको दर्द महसूस हो, तो इन परिस्थितियों में हम मेस्टिनिक्स पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। कई बार तो पशु के अडर में सूजन और दर्द की वजह से पशु सुस्त हो जाता है और खाना पीना भी छोड़ देता है, जिससे पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन परिस्थितियों में पशु के एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ में साइड थेरेपी के रूप में मेस्टिनिक्स पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। थनैला बीमारी में सबसे पहले दूध की पीएच चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से थनों के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं और थनैला बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में मेस्टिनिक्स पाउडर दे सकते हैं, क्योंकि इस पाउडर में ट्राइसोडियम सिट्रेट है, जो दूध की पीएच को नॉर्मल करता है। अगर दूध का पीएच नॉर्मल होगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, जिससे थनैला बीमारी नहीं होगी। और मेस्टिनिक्स पाउडर के अंदर सेरिटोपेप्टिडेज है,
जो अडर के अंदर संक्रमित टिश्यू की मरम्मत करता है और थनों में सूजन और दर्द को कम करता है। और इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड है जो अडर की सूजन और गांठों को कम करता है। और इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन के है। ये सभी विटामिन मिलकर थनों के टिश्यू को रिपेयर करने और पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। इसके अंदर विटामिन के जो थनों से आने वाले खून के स्राव को रोकने में सहायक होता है। विटामिन सी और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो कोशिकीय स्तर पर कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। और इस पाउडर के अंदर अमीनो एसिड मिथ्योनिन है जो ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में सहायक है और थनों की ग्रंथि की क्षति को ठीक करने में भी सहायता करते हैं। और इस पाउडर के अंदर मिनरल्स मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट और सेलेनियम है जो एंटीऑक्सीडेंट क्रियाएं बढ़ाते हैं और घाव बढ़ने में सहायक है। और इसके अंदर लाइव यीस्ट भी है जो आंतों के स्वास्थ्य को सुधारते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक है। मेस्टिनिक्स पाउडर एक पशुओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो दूध देने वाले पशुओं में थनैला यानी कि मेस्टाइटिस की समस्या को ठीक करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। यह पाउडर थनों की सूजन, दूध में खून आना, मवाद आना, छिचड़े आना या दूध का कलर चेंज होना जैसे लक्षण हो तो इन समस्याओं से राहत दिलाने में बहुत ही फायदेमंद है। मेस्टिनिक्स पाउडर 50 ग्राम प्रतिदिन 4 से 5 दिन तक अपने पशु को देना है। इस पाउडर को एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ में सपोर्टिव थेरेपी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आगे भी पशुपालन से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी पशुपालक और किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोबेस्ट पाउडर के बारे में। यह पाउडर पशुओं में क्या काम करता है और कब देना है और कितनी मात्रा में देना है। जैसा कि अब गर्मी की सीजन आ चुकी है और गर्मी में हम देखते हैं पशुओं में हाँफने की शिकायत बहुत रहती है जिससे पशु दाना चारा छोड़ देता है जिससे दूध देने वाले पशु का दूध बहुत कम हो जाता है। इलेक्ट्रोबेस्ट पाउडर एक प्रकार का फीड सप्लीमेंट है लेकिन यह थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन, विटामिन सी, लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिन्स, डेक्स्ट्रोज, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो गर्मियों में पशुओं के शरीर के तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को पुनर्स्थापित करने के मदद करता है। अक्सर गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं पशु स्ट्रेस यानी कि तनाव में रहता है जिससे पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पशु हाँफता रहता है और पशु के मुंह से लार आती रहती है। उस स्थिति में इलेक्ट्रोबेस्ट पाउडर बहुत फायदेमंद है। इस स्थिति में पशु के शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो चुका है। उस स्थिति में यह पाउडर फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में बहुत फायदेमंद है। डिहाइड्रेशन कई प्रकार के हो सकता है जैसे डायरिया में पशु पतला गोबर करता है जिससे भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उस स्थिति में भी पशु को इलेक्ट्रोबेस्ट पाउडर दे सकते हैं ताकि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति हो सके। और कई बार पशुओं में पेट में गैस भरना जैसे आफरा की भी समस्या हो जाती है। उस स्थिति में भी इलेक्ट्रोबेस्ट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोबेस्ट पाउडर के अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रोज ऊर्जा प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट शरीर में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पुनर्स्थापित करने में मदद करते हैं। यह पाउडर एसिड बेस संतुलन को भी सुधारता है और रुमन की पीएच को सामान्य करता है जो पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस पाउडर के अंदर विटामिन सी
और प्रोबायोटिक है जो प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। प्रोबेस्ट पाउडर विशेष रूप से जानवरों में डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और पाचन समस्याओं के इलाज में बहुत ही फायदेमंद है। यह पाउडर गाय और भैंस को 50 से 100 ग्राम पर डे पानी में घोल के देना है। बछड़े, भेड़ बकरियों को 20 से 30 ग्राम पर डे देना है। यह पाउडर पानी में घुलनशील है, इसलिए पानी पिलाते समय पानी में घोलकर भी पिला सकते हैं। इस पाउडर को 3 से 5 दिन तक पिलाना है और यह पाउडर प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट दोनों पशुओं को पिला सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आगे भी पशुपालन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में। इस नस्ल की भैंस का मूल स्थान हरियाणा एवं पंजाब के पश्चिमी इलाके हैं। इस नस्ल की भैंस का रंग काला होता है। इस नस्ल का सिर छोटा व सींग गोल एवं घुमावदार छल्ले के आकार के होते हैं। इनकी पूंछ लंबी होती है व पिछला भाग विकसित होता है। इसकी गर्दन और सिर पतला, थन भारी और लंबे होते हैं। भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंसों की नस्लों में से एक यह नस्ल है। इसका अडर विकसित और दूध सिराएं उभरी होती है। इस नस्ल की भैंस एक ब्यात में लगभग 13 से 16 लीटर दूध प्रतिदिन का उत्पादन करती है। इसके दूध की फेंट 7% तक होती है। इसका दूध बहुत गाढ़ा होता है। यह एक ब्यात में 270 से 300 दिनों तक दूध देती है। आज हम बात करने वाले हैं भैंसों की एक ऐसी नस्ल के बारे में जो इतनी ताकतवर होती है, जो शेरों से भी भिड़ने की हिम्मत रखती है। उस नस्ल का नाम है जाफराबादी। इस नस्ल की भैंस गुजरात के गिर जंगल के आसपास सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। इसे भावनगरी या जाफरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जाफराबादी नाम जाफराबाद शहर के नाम पर रखा गया है। इनकी पहचान, इनका माथा बड़ा गुंबद के आकार का होता है, जिसमें सपाट, मोटे, नीचे की ओर मुड़े हुए सींग होते हैं। माथे का उभार कभी कभी पलकों को भी ढक लेता है। आमतौर पर इसका रंग काला होता है और कुछ जानवरों में सफेद या भूरे रंग की पूंछ पाई जाती है। यह नस्ल भैंसों की सबसे भारी नस्लों में से एक है। इस नस्ल की भैंसें बहुत हट्टी कट्टी होती है, इसलिए इसे बाहुबली भी कहते हैं। इस नस्ल की भैंसें किसी हीरे से कम नहीं है, क्योंकि यह भैंस प्रतिदिन 20 लीटर से भी ज्यादा दूध उत्पादन कर सकती है। इसके दूध की फैट 7.7% तक होती है। और पशुपालन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी पशुपालक और किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है तो क्या करें ताकि समय पर हीट में आ जाए। डेयरी पालन में सबसे बड़ा नुकसान तभी होता है जब पशु समय पर हीट में नहीं आता है। हम कई बार देखते हैं हर घर में एक दो हीपर या बच्चियां होती है जो हीट में नहीं आ रही है, या फिर गाय भैंस जो ब्याने के 8-10 महीने के बाद भी हीट में नहीं आ रही। तो पशुपालक भाई को नुकसान ज़्यादा होता है और इस नुकसान की भरपाई भी नहीं होती है। पशु के हीट में नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण होता है मिनरल्स की कमी, यानी कि पशु के शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है। दूसरा, पशु की समय पर डिवर्मिंग नहीं करना। तीसरा, इन सब में से सबसे बड़ा कारण पशु के शरीर में मिनरल्स और विटामिन की कमी होना। इसलिए आज हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट की जो देने से पशु हीट में भी आएगा और गाभिन भी ठहरेगा, और जो पशु साइलेंट हीट में आता है वो भी खुलकर हीट में आएगा। पशुपालक भाई अपने पशु को हीट में लाने के लिए सबसे पहले तो पशु को डिवर्मिंग जरूर करवाएं। डिवर्मिंग के लिए
मैनकाइंड फार्मा की फ्लूकारिड डीएस से डीवर्मिंग भी करवा सकते हैं। इसके अंदर लीवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड और ऑक्सीक्लोजेनाइड है, जो लिवर फ्लूक और राउंड वॉर्म के लिए बहुत बढ़िया कारगर है। इसके बाद पशुपालक भाई को रोटावीट बोलस का किट स्टार्ट करना है। इस किट के अंदर 10 गोली आती है, इसलिए पशुपालक भाई को 2 किट लेके आना जरूरी है। इस किट में से अपने पशु को डेली की 1 गोली देनी है, क्योंकि रोटावीट बोलस के अंदर ट्रेस मिनरल और विटामिन है, जो पशु के शरीर के अंदर मिनरल्स और विटामिन की कमी की पूर्ति करेगा। इसके अंदर कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, विटामिन ई, सेलेनियम और लाइव यीस्ट भी है। रोटावीट बोलस के अंदर ट्रेस मिनरल डबल मात्रा में डाले गए हैं, जो पशु के शरीर के अंदर मिनरल्स और विटामिन की कमी को पूरा करेंगे। जैसे जैसे रोटावीट की 10 गोली दे देंगे, तो उसके बाद 11वें दिन से अपने पशु को रोटावीट गोली के साथ ओवुलेंटा किट भी स्टार्ट करना है। इस किट में 5 स्ट्रिप है, जो 5 दिन तक लगातार देनी है। ओवुलेंटा किट की बात करें तो इसके अंदर क्लोमिफिन सिट्रेट और साथ में कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। जैसे ही पशुपालक भाई अपने पशु को ये किट देना स्टार्ट करता है, तो उस किट में क्लोमिफिन सिट्रेट जो साल्ट दिया हुआ है, वो पशु के हाइपोथैलेमस में जाकर काम करता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से स्टिमुलेट होती है और एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन अच्छे से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से पशु के अंदर जो फॉलिकल है वो अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और फिर पशु के शरीर के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवा के पशु में समय से ओवुलेशन करवाने में मदद करते हैं। ओवुलेंटा किट के अंदर 5 स्ट्रिप होती है। हर स्ट्रिप के अंदर 3 गोलियां होती है, जिसमें साइड में 2 नीली गोलियां होती है, जो कॉपर सल्फेट की होती है, वो देनी है। फिर जो बीच में सफेद कलर वाली गोली है क्लोमिन सिट्रेट की, वो देनी है। ये गोली आपको आधा घंटे बाद देनी है। ये किट आपको 5 दिन तक देनी है। ये देने के बाद पशु हीट में आ जाएगा। जैसे ही पशु हीट में आ जाता है, तो सबसे पहले देखेंगे पशु ने जो डिस्चार्ज किया वो कैसा है। अगर पशु का डिस्चार्ज एकदम साफ है, तो आप कृत्रिम गर्भाधान या नेचुरल गर्भाधान करवा सकते हैं। और अगर हमारे पशु का डिस्चार्ज साफ नहीं है, गंदा या मटमैला जैसा आता है, तो तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाकर यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की सफाई करवानी है। उसके बाद अगली हीट में डिस्चार्ज साफ दिखे तो गर्भाधान करवा सकते हैं। ऐसे ही पशुपालन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी पशुपालक और किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि हम देखते हैं, सभी पशुपालक भाई चाहते हैं कि उनकी गाय भैंस ब्याने के समय तक अडर या लेवटी का विकास अच्छे से हो और ब्याने के बाद दूध भी अच्छा दे और जल्दी से जल्दी दूध के पीक लेवल पर पहुंच जाए और पशु भी तंदुरुस्त रहे, उसकी त्वचा पर चमक रहे। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे माइक्रो स्टार एच लिक्विड की, जिसको देने से पशु के अडर का विकास तो होगा ही, साथ के साथ पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और पशु की त्वचा, सींग व खुर भी चमकदार दिखेंगे, क्योंकि माइक्रो स्टार एच के अंदर मिलता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का मिश्रण। इसके अंदर विटामिन ई और सेलेनियम है, जो इंट्रामेमरी इन्फेक्शन यानी थनैला को ब्याने से पहले और बाद में होने से रोकता है। और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है आंवला, जो 7 mg पर ml की मात्रा में है। आंवला पशु में स्ट्रेस कंडीशन से निजात दिलाता है, साथ ही दूध और मक्खन की क्वालिटी में सुधार करता है। आंवला के अंदर पाया जाने वाला विटामिन सी शरीर की 45 से 70% एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ अडर या गादी के विकास के लिए बायोटिन यानी कि विटामिन एच पाया जाता है। इसमें विटामिन एच 1000 mcg पर ml की मात्रा में पाया जाता है। यह एल्वियोलाई की संख्या व आकार बढ़ाने में सहायक है। अगर गादी में एल्वियोलाई की संख्या और आकार बढ़ेगा, तो अडर का विकास होगा और दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर एक हर्ब है प्यूरेरिया मेरिफिका,
जो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और अडर के विकास में सहायता करता है। और इसके अंदर विटामिन ए जो क्षतिग्रस्त एपिथेलियल सेल्स के रिपेयर करने के काम आता है, साथ ही एल्वियोलाई के पुनर्निर्माण का काम भी करता है। और इसके अंदर विटामिन एच है जो थनों के अंदर क्रिएटिन लाइनिंग को ठीक करता है और जिन पशुओं के थन से दूध टपकता है उसकी समस्या से भी निजात दिलाता है। और विटामिन D3 जो खून के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। और विटामिन B12 है जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में एनर्जी की उपलब्धता में मदद करता है। माइक्रो स्टार एच को पशु को देने से बहुत सारे फायदे हैं। यह अडर या गादी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है जिससे दूध उत्पादन अधिक होता है। अडर की कोशिकाओं, मांसपेशियों और थनों को मजबूती देता है। जिन पशुओं में दूध टपकने की समस्या है उसे भी निजात दिलाता है। थनैला की संभावना को कम कर देता है। और जिन पशुओं में थनैला हो गया है उनमें सपोर्टिव के रूप में माइक्रोस्टार एच को यूज कर सकते हैं। जिन पशुओं के खुर, सींग और त्वचा खुरदरी रहती है उसमें भी माइक्रोस्टार एच दे सकते हैं। माइक्रोस्टार एच पशु के खुर, सींग और त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखता है। ब्याने के बाद पशु के दूध उत्पादन को चरम सीमा पर जल्दी से ले जाने में भी माइक्रोस्टार एच काम आता है। और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत अधिक बढ़ाता है। माइक्रोस्टार एच की मात्रा गाय व भैंस में 10 ml रोज ब्याने से 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट करनी है और हीपर में 10 ml रोज ब्याने से 1 माह पहले स्टार्ट करनी है और ब्याने के 1 हफ्ते बाद तक देना है। और भेड़ व बकरी में 2 ml रोज देना है। पशुपालन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सभी पशुपालक और किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पशुओं में डीवर्मिंग या कृमिनाशक दवा देना क्यों जरूरी है। पशुपालन एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें पशुओं की देखभाल और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और डीवर्मिंग इसकी सेहत से जुड़ी एक प्रमुख प्रक्रिया है। डीवर्मिंग जिसका मतलब होता है पशुओं के शरीर में रहने वाले कृमि को मारने के लिए दवाओं का सेवन कराना। डीवर्मिंग पशुओं की सामान्य सेहत और विकास और उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है। कृमि संक्रमण अगर समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो यह पशु की शारीरिक स्थिति को गंभीर रूप से कर सकता है। डीवर्मिंग का मुख्य उद्देश्य पशुओं के शरीर में रहने वाले विभिन्न प्रकार के आंतरिक कृमि जैसे राउंडवर्म, टेपवर्म, हुकवर्म आदि को समाप्त करना। ये कृमि पशु के आंतों में रहते हैं और उसके भोजन से पोषक तत्वों को चूस लेते हैं जिससे पशु का वजन घटना, उसके शरीर में खून की कमी होना और पशु धीरे धीरे कमजोर पड़ना जैसी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। इसके अलावा भी यह कृमि संक्रमण पशु के शरीर में बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्या को भी पैदा कर सकते हैं जैसे विकास में रुकावट। कृमि के संक्रमण से पशु का पोषण अवशोषण प्रभावित होता है जिससे उसकी विकास की वृद्धि धीमी हो जाती है। इन कृमियों की वजह से अगर पशु का पोषण प्रभावित होगा तो निश्चित ही पशु के दूध उत्पादन में भी कमी आएगी और फिर धीरे धीरे पशु के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लग जाएगी। संक्रमण के कारण पशु कमजोर हो सकता है जिससे दूसरी बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है और कई बार कृमि आंतों में संक्रमण पैदा कर सकते हैं जिससे दस्त, कब्ज और अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए डीवर्मिंग न केवल पशु की सेहत को बेहतर बनाता है बल्कि उसकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि किसी पशु में कमजोरी, वजन नहीं बढ़ना या धीरे धीरे वजन में कमी आना या पेट में ऐंठन या सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई दे तो तत्काल डीवर्मिंग करवानी चाहिए। छोटे नवजात पशुओं को पहले 2 से 3 सप्ताह के बाद डीवर्मिंग करवानी चाहिए और फिर हर 3 से 4 महीने में इसे दोहरानी चाहिए क्योंकि नवजात बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके शरीर में कृमियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। बड़े पशुओं को भी इसकी आवश्यकता होती है। बड़े पशुओं में हर 3 महीने में डीवर्मिंग करवानी चाहिए। डीवर्मिंग की दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की जैसे गोली, पाउडर
या सिरप के रूप में हो सकती है। इन्हें पशु के आहार में मिलाकर या सीधा मुंह में दिया जा सकता है। डीवर्मिंग की खुराक पशु के वजन और आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है। डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आयरमेक्टिन, ऑक्सीक्लोजोनाइड अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध है। इसीलिए एक बार पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही पशु को देना चाहिए, ताकि पशु को जरूरत के अनुसार कौन सी दवा और कितनी मात्रा में देनी है वो पता लग सके। इसको समय समय पर देने से पशु के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और संक्रमण की रोकथाम होगी। यह न केवल पशु के शरीर से कृमियों को बाहर निकालता है, बल्कि उनकी सामान्य सेहत और विकास में भी सहायता करता है। इसलिए उचित समय पर डिवर्मिंग करवाना और सही दवाओं का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि पशु स्वस्थ रहे और उच्च गुणवत्ता का उत्पादन कर सके। पशुपालन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी पशुपालक और किसान भाइयों को वेद चौधरी चैनल की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आम तौर पर सभी पशुपालक भाइयों को कहीं ना कहीं पशुओं में देखने को मिलती है। कई बार देखते हैं पशु को खूब खिलाते पिलाते हैं, फिर भी पशु स्वस्थ नहीं रहता और कमजोर कमजोर दिखाई देता है। और कई बार तो पशु धीरे धीरे खाना पीना भी बंद कर देता है। और कई पशु पतला गोबर यानी कि डायरिया करता रहता है। बहुत बार इलाज करवाते हैं, फिर भी 4-5 दिन बाद वापस वही पतला गोबर करने जैसी समस्या रहने लग जाती है। और कई पशुओं में चरने के बाद पेट में गैस, आफरा जैसी समस्या रहती है। और कई बार पशुपालक छोटे बछड़े बछड़ी या बकरे बकरी में वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं, फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। ये समस्या भी आमतौर पर देखी जाती है। लेकिन इन सभी समस्याओं का एक समाधान हो सकता है, अगर हम पशुओं को अच्छा लिवर टॉनिक दे तो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लिवर टॉनिक की जिसमें बहुत खूबियां हैं और पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वो लिवर टॉनिक है माइक्रोलिव वेट, जिसको हम सभी पशुओं को दे सकते हैं, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। गाभिन पशुओं को भी दे सकते हैं। इसको देने से पशु के पाचन से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। पाचन से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी तो पशु को भूख ज़्यादा लगेगी, और भूख ज़्यादा लगेगी तो पशु ज़्यादा खाएगा और स्वस्थ ज़्यादा रहेगा। और पशु स्वस्थ रहेगा तो दुधारू पशुओं में दूध भी बढ़ेगा। अगर पशु स्वस्थ है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे पशु बीमार कम होगा, तो पशुपालक को आर्थिक भार कम पड़ेगा। और कई बार पशु बीमार होता है तो हम पशु चिकित्सक से इलाज करवाते हैं, तो उसके साथ सपोर्टिव के रूप में भी अपन लिवर टॉनिक दे सकते हैं। माइक्रोलिव वेट लिवर टॉनिक बेहतर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 12 हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, जो हिपेटोप्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के हैं। और पशुओं की एनर्जी के लिए एनर्जी बूस्टर भी डाला गया है, जैसे निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड, थायमीन, राइबोफ्लोविन और शुगर। और आयरन के सोर्स भी इसके अंदर डाले गए हैं, जैसे फेरस ग्लूकोनेट, फेरस क्लोराइड। और सबसे बड़ी बात है, इसमें पशुओं के दूध बढ़ाने के लिए एमएचए, मिथियोनिन और कैल्शियम लैक्टेट भी डाला गया है। इस माइक्रोलिव वेट में एडवांस फार्मूला यूज किया हुआ है, और इसके अंदर पुनर्वा, नीम, मकोई, तुलसी, सिलीमारिन, कालमेघ, सरपुंखा, कुटकी, कासनी, भुई आंवला, भृंगराज और आदि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हुए हैं, जो लीवर से संबंधित सारी समस्याएं खत्म करते हैं। माइक्रोलिव वेट लिवर टॉनिक के अंदर पुनर्नवा है, वो शरीर को फिर से जीवंत और नवीनीकृत करता है। नीम पेट के इन्फेक्शन में आराम और पाचन स्वास्थ्य में सुधार करता है। और मकोई पेचिस या पेट के अपशिष्ट पदार्थ व विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है।
क्योंकि मकोई एक उच्च कोटि का एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर तुलसी है, यह शरीर को फिट रखता है और कई तरह के संक्रमणों से बचाता है। और इसके अंदर सिलीमारिन है, जो लीवर को जहरीले पदार्थों से सुरक्षा करता है और लीवर को सामान्य फंक्शन करने में मदद करता है और डैमेज लीवर को वापस बनाने में मदद करता है। और इसके अंदर कालमेघ है, यह पेट की समस्याएं जैसे एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगला इसमें दूध पत्र है, जो लीवर व पित्ताशय की सूजन जैसी समस्याओं को दूर करता है और लीवर में दर्द व पीलिया जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। यह अपच, गैस जैसी समस्याओं से राहत देता है। अगला इसमें सरपुंका, जो लीवर सिरोसिस का इलाज करता है और हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखने में मदद करता है। अगला इसमें कासनी है, जो पाचन अग्नि को सुधारता है और लीवर को बढ़ने से रोकता है व फैटी लीवर होने से बचाता है। अगला इसमें कुटकी है, जो पाचन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर करता है। अगला इसमें भुई आंवला है, जो कमजोर लीवर को मजबूत बनाता है, पित्त को कंट्रोल कर अपच व एसिडिटी को कम करता है। अगला भृंगराज, जो पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है, भूख बढ़ाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और हानिकारक पदार्थों से लीवर की रक्षा करता है। माइक्रोलीव वेट को गाय, भैंस, घोड़ा और ऊंट में 50 ml पर डे, बछड़े बछड़ी में 20 से 25 ml पर डे और भेड़ बकरी में 15 से 20 ml पर डे देना चाहिए। यह लीवर टॉनिक पशुओं को स्वस्थ रखने, वजन बढ़ाने, दूध बढ़ाने और पशु की त्वचा की चमक बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। इसलिए सभी पशुपालक भाई अपने पशुओं से ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए माइक्रोलीव वेट लिवर टॉनिक जरूर दें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आगे भी पशुपालन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी पशुपालक और किसान भाइयों को वेद चौधरी चैनल की तरफ से नमस्कार। जैसा कि अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है और कई जगह बारिश भी हो रही है, जिससे शीतलहर भी चल रही है और बदलते मौसम के साथ ही जैसे हम अपना ठंड में ध्यान रखते हैं, वैसे ही पशुओं का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मनुष्यों के साथ ठंड में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वैसे पशुओं को भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठंड बढ़ते ही पशुओं का अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में ठंड के समय सबसे ज़्यादा ध्यान दुधारू पशुओं का रखना चाहिए। अगर यह ठंड से बीमार होते हैं तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर ठंड में पशुओं और इनके खान पान का उचित ध्यान रखा जाए तो अच्छा उत्पादन देते हैं। सर्दी के मौसम में यदि पशुओं के रहने की जगह और चारा पानी का ठीक प्रकार से प्रबंध नहीं किया गया तो ऐसे मौसम का पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पशुपालक भाई को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। ठंड के मौसम में पशुओं की दूध देने की क्षमता शिखर पर होती है तथा दूध की मांग भी बढ़ जाती है। इस प्रभाव से बचने के लिए पशुपालकों को ठंड के मौसम में कई विशेष बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे ठंड के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए, जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज तत्व, विटामिन व वसा आदि पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। इस मौसम में पशुओं के खानपान व दूध निकालने का समय एक ही रहना चाहिए। खानपान में सावधानी बरतनी चाहिए और दुधारू पशुओं को बिनौला खल अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। पशु आवास की खिड़की और दरवाजे पर टाट की बोरी या पर्दों से ढककर रखना चाहिए। अगर पशु आवास कच्चा हो तो उसकी छत पर घास या टाट की बोरी
जरूर डालें। आवास में ठंडी हवा ना आए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अगर ठंड ज़्यादा हो तो रात में आवास के अंदर बल्ब जलाएं। अगर लाइट की व्यवस्था नहीं हो तो आग जलानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए धुएं से पशुओं को कोई तकलीफ ना हो। पशुओं को टाट की बोरी या मोटे कपड़े या ऊनी कंबल से ओढ़ा कर रखें। और सर्दी के मौसम में बछड़ों का अलग से विशेष ध्यान रखें। पशुओं को धूप में जरूर बांधना चाहिए और पशुओं को दिया जाने वाला पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडे पानी से पशुओं के बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। ठंड के मौसम में पशुओं की नाक से पानी आना, भूखने लगना, कांपना आदि हो तो इन्हें शाम के बाद गर्म जगह पर बांधना चाहिए। और अगर समस्या ज़्यादा हो तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पशु के आवास को गर्म रखना चाहिए और पशुओं को रोग प्रतिरोधी टीके जरूर लगवा लें। ठंड के मौसम में उन्हें खाने के लिए हरा चारा और खनिज मिनरल मिक्सचर उचित मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि ठंड में बनी शहद पूरे साल भर काम आती है। पशुओं को सप्ताह में कम से कम 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं और पशु आवास को रोजाना साफ करें और फर्श को सूखा रखें। अगर हो सके तो पशु आवास के फर्श पर भूसा या पराली को बिछाएं, जिससे फर्श से सीधे ठंड पशुओं को नहीं लगे। सर्दी के मौसम में पशुओं को धूप में जरूर बांधना चाहिए। कई बार पशुपालक ठंड में पशुओं का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन धूप निकलने के बाद जैसे ही पशुओं को आवाज से बाहर लेके आते हैं, वो सीधा ही लेके आ जाते हैं। उसका विशेष ध्यान रखें। सर्दी के मौसम में अंदर व बाहर के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। पशुओं को आवाज से बाहर सीधा नहीं निकालना चाहिए। एकदम निकालने से पशु बीमार हो सकता है, इसलिए पहले खिड़की, दरवाजे और पर्दे उठा दे ताकि बाहर और अंदर का मौसम बराबर हो जाए। इसके बाद ही पशुओं को बाहर निकालें। सर्दी के मौसम में पशुओं का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ठंड के मौसम में अगर पशु बीमार हो गया तो दूध उत्पादन पर असर आएगा, जिससे पशुपालक भाई को आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और पशुपालन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद। सभी पशुपालक और किसान भाइयों को वेद चौधरी चैनल की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिसका सभी पशुपालक भाइयों को बहुत समय से इंतजार था। वो योजना है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इस योजना में पशुपालक भाई के पशुओं की अकाल मृत्यु होने पर पशुपालकों को बीमा क्लेम मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी। इस वीडियो में हम आज इस योजना से संबंधित सारी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये बीमा कैसे होगा, क्लेम कितने दिनों में आएगा और किन किन पशुओं का बीमा होगा, और सबसे बड़ी बात आवेदन कैसे करना है और कब तक आवेदन कर सकते हैं, इसकी अंतिम तिथि क्या है और प्रीमियम कितना देना होगा। बात करेंगे किन किन पशुओं का बीमा होगा और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। पशुपालक अपनी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ व ऊंट का बीमा करा सकते हैं। एक पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं जैसे गाय व भैंस का बीमा करवा सकता है, जबकि भेड़ बकरी के 10-10 के ग्रुप को एक यूनिट माना जाएगा। इसी तरह एक पशुपालक अपने एक ऊंट का भी बीमा करवा सकता है। बीमा करवाने के लिए इस योजना में उम्र का भी ध्यान होना जरूरी है। गाय की उम्र 3 साल से 12 साल, भैंस की उम्र 4 साल से 12 साल, बकरी व भेड़ की उम्र 1 साल से 6 साल और ऊंट की उम्र 2 साल से 15 वर्ष होना आवश्यक है। इस बीमा में प्रीमियम कितना देना है?
यह बीमा 1 साल के लिए होगा और इसका प्रीमियम निःशुल्क है, यानी कि जीरो। बीमा कैसे कराएं? पशुपालक भाई अपने नज़दीकी ई मित्र या MMPBY ऐप के माध्यम से बीमा के लिए ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। MMPBY ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीयन के समय पशुपालक जन आधार कार्ड, पशु का फोटो, पशुओं का टैग नंबर, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, गोपाल कार्ड व लखपति दीदी कार्ड, इनमें से कोई एक साथ लेकर जाना होगा। बीमा राशि कितनी मिलेगी और कितने वर्ष के लिए होगा बीमा? बीमा 1 वर्ष के लिए होगा और बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दूध उत्पादन की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। बीमा कराने वाले पशुओं की टैगिंग अनिवार्य होगी। क्लेम कैसे और कितने दिन में मिलेगा? बीमा किए हुए पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को इसकी सूचना तुरंत बीमा विभाग को देनी होगी। फिर बीमा प्रतिनिधि सर्वे तथा पशु चिकित्सक मृत पशु का पोस्टमार्टम परीक्षण कर सभी प्रक्रिया को निर्धारित ऐप में इंदराज करेंगे। फिर बीमा विभाग 21 दिन के अंदर मृत बीमित पशु की क्लेम राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को करेगा। पशुपालन विभाग को बनाया नोडल एजेंसी। पशुपालकों को पशुधन की हानि होने पर आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। इसकी क्रियान्विति राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग करेगा, जबकि पशुपालन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। लॉटरी से होगा चयन। योजना के तहत प्रदेश के 21 लाख पशुओं का बीमा होगा। इसमें 5-5 लाख दुधारू गाय व भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी व 1 लाख ऊंट शामिल है। यदि योजना में इनसे अधिक पशुओं के बीमे के लिए आवेदन आते हैं तो लॉटरी के आधार पर पशुपालकों का होगा चयन। तकनीकी कारणों के चलते साल 2018 से सरकारी पशु बीमा योजना बंद थी। ऐसे में पशुपालकों को अपने पशुओं की अकाल मौत पर आर्थिक हानि झेलनी पड़ रही थी। अब ये योजना फिर से स्टार्ट हो गई है, तो अब इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आगे भी पशुपालन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी पशुपालक और किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनपुल चौधरी आपके इस चैनल के माध्यम से सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिनरल यानी कि खनिज के बारे में जिसकी कमी से पशुओं में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पशुपालक भाई को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। वो मिनरल है फॉस्फोरस। और आज हम बात करेंगे दुधारू और गाभिन पशुओं में फास्फोरस कितना ज़रूरी होता है और क्या क्या बीमारियां हो सकती है फास्फोरस की कमी से, और कैसे पशु में फास्फोरस की मात्रा को मेंटेन रखें ताकि होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। किसान भाइयों, इस विषय पर हम आज विस्तृत जानकारी देंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि फास्फोरस का हमारे पशु के शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे शरीर की वृद्धि में, खून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है और गाभिन पशु के पेट में पल रहे बच्चे के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और सबसे बड़ा योगदान होता है हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। लगभग 70% हिस्सा कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी निर्माण में काम आता है और गाभिन पशु में गर्भ के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पशुपालक भाइयों, अब हम बात करते हैं फास्फोरस की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं और क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जैसे पशु के ब्याने के बाद पशु के पेशाब में खून आने लग जाता है, जिसको
पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया भी कहते हैं और पीपीएच भी कहते हैं। यह भी फास्फोरस की कमी से होता है। इसमें पशु के पेशाब में खून आने लग जाएगा और धीरे धीरे खाना पीना बंद कर देगा और कमज़ोर हो जाएगा, और समय रहते इसका इलाज नहीं करवाए तो पशु मर भी सकता है। और अगर ये बीमारी हो गई हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करके इलाज करवाएं। कई बार पशु ऐसी चीजें खाने लग जाता है जो अखाद्य हो, जिसको खाने से बहुत सारी समस्याएं आती है। और जैसे प्लास्टिक खाने लग जाएगा, थैली वगैरह खाने लग जाएगा, रस्सी भी खाने लग जाएगा, मिट्टी खाता है और दीवार को चाटने लग जाता है। इस प्रकार की बीमारी को पाइका कहा जाता है और यह बीमारी भी फास्फोरस की कमी से होती है। इसके अलावा फास्फोरस की कमी से रिकेट्स होता है, यानी कि हड्डी की कमजोरी। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि फास्फोरस हड्डी के निर्माण और मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, बांझपन, यानी कि पशु समय पर हीट में नहीं आना या फिर समय पर गाभिन नहीं ठहरना। और दोस्तों, ये समस्या आजकल बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसमें भी फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। और फास्फोरस की कमी से गाभिन पशुओं के गर्भ में पल रहे बच्चों का विकास रुक जाता है और कई बार तो गर्भपात भी हो जाता है। फास्फोरस की कमी से कई बार पशुओं में प्रोलेप्स, यानी कि पीछा दिखाना, फूल दिखाना, कई जगह पर कांटा भी बोला जाता है, वो समस्या भी हो सकती है। क्योंकि फास्फोरस मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के भी काम आता है। और गाभिन पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी होगी तो मांसपेशियां भी कमजोर होगी, और अगर मांसपेशियां कमजोर होगी तो ये प्रोलेप्स वाली समस्या भी हो सकती है। कई बार दोस्तों, गर्भकाल के दौरान पशु खाना पीना कम कर देता है, भूख कम लगती है, यानी कि इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है। और पशु का इलाज करवाने के बाद भी खाना पीना सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर भी फास्फोरस की कमी हो सकती है। और कई बार पशु के ब्याने के बाद पशु की जैर नहीं गिरती है, उसमें भी फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। पशु के शरीर में फास्फोरस का लेवल कैल्शियम के साथ एक समान मात्रा में मेंटेन रहता है। अगर पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी होगी तो उसके साथ कैल्शियम की भी कमी हो सकती है, और कैल्शियम की कमी से फिर मिल्क फीवर, डाउनर काउ सिंड्रोम जैसे रोग भी हो सकते हैं, जिसमें पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं होता है और खड़े होने में समस्या भी आने लग जाती है। मांसपेशियों में जकड़न आ जाएगी, जिससे चलने में बहुत ज़्यादा समस्या होने लग जाएगी। इसमें भी फास्फोरस की कमी का ही रोल होता है। और कई बार पशु की त्वचा खुरदरी हो जाती है, जिससे त्वचा रोग भी हो जाता है। कई बार हम पशु के ब्याने के बाद देखते हैं उसके थन से दूध अपने आप टपकने लग जाता है, यानी कि लीकी टीट्स की समस्या हो जाती है। ये समस्या भी फास्फोरस से संबंधित है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, फास्फोरस की कमी से मांसपेशी कमजोर पड़ जाती है, और जैसे ही थनों की मांसपेशियां कमजोर पड़ेगी तो थनों से दूध अपने आप टपकने लग जाता है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की कमी के कारण क्या है, यानी कि पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी क्यों होती है। उसका पहला कारण है पशु के आहार में फास्फोरस की कमी होना। आहार में फास्फोरस की कमी का कारण होता है, अगर किसी क्षेत्र में उसकी मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है तो उसमें होने वाली फसलों के चारे में फास्फोरस की कमी होगी। दूसरा, सूखा चारा। सूखे चारे में फास्फोरस की कमी होती है। जहाँ हरा चारा नहीं मिल पाता वहाँ के पशुओं में फास्फोरस की कमी रहेगी। इसके अलावा ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में भी फास्फोरस की कमी हो सकती है। गाभिन पशु में फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए, उसके हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता बढ़ जाएगी। उसे पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी हो सकती है। इसीलिए
पशुपालक भाई, जिस क्षेत्र की मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी है उस मिट्टी में फॉस्फोरस युक्त उर्वरक डालें। इसके अलावा पशु के आहार में नियमित रूप से फॉस्फोरस युक्त आहार दें। इसके अलावा कोई भी अच्छी कंपनी का फॉस्फोरस युक्त मिनरल मिक्सचर दें, जिससे पशु में फॉस्फोरस की कमी की पूर्ति हो सके। अगर हमारे द्वारा बताए गए लक्षण पशु में दिखाई दे तो पशुपालक भाई अपने पशु को अतिरिक्त फॉस्फोरस की उपलब्धता करवानी चाहिए। अतिरिक्त फॉस्फोरस के लिए आपको बाजार में कई प्रकार के सप्लीमेंट मिल जाते हैं, जैसे गोलियां, पाउडर भी मिल जाता है। इस प्रकार आप गोलियां या पाउडर नियमित रूप से पशु को स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे उसके अंदर फॉस्फोरस की कमी को पूरा किया जा सके। और अगर कोई ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क जरूर करें और उनसे राय लें और उनसे परामर्श करवाएं, ताकि वो पशु को चेक करके उनके अनुसार आपके पशु का इलाज कर सके, ताकि आपके पशु में फॉस्फोरस की कितनी आवश्यकता है वो बता सके। तो पशुपालक भाइयों, इस प्रकार के लक्षण देखकर आप पता लगा सकते हैं कि पशु में फॉस्फोरस की कमी है या नहीं, और फॉस्फोरस की कमी की पूर्ति करके पशु में फॉस्फोरस की कमी से होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं और आर्थिक नुकसान से भी बच सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनफूल चौधरी। आज हम बात करेंगे सिरोही नस्ल की बकरियों के बारे में। यह राजस्थान की प्रसिद्ध नस्ल है जो सिरोही जिले में पाई जाती है। राजस्थान की शान सिरोही बकरी अपने निराले गुणों के लिए मशहूर है। यह नस्ल दूध उत्पादन और मांस के लिए जानी जाती है। यह बकरियां समानता मजबूत और रोग प्रतिरोधक होती हैं। फिर भी इन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होती है, जैसे टीकाकरण, खरे की देखभाल और पोषण आदि। कम चारे में भी खुश रह लेती है, तो छोटे बकरी पालने वालों के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, इसका दूध है ना, बहुत ही पौष्टिक, और यह नल प्रतिदिन 2 से 4 लीटर तक दूध दे सकती है, जो अच्छी गुणवत्ता का होता है। इनके दूध में वसा और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। दूध का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, जिससे यह डेयरी उत्पाद के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि घी, दही और पनीर बाजार में भी अच्छे दामों पर बिकता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि सिरोही बकरी की देखभाल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इनका पालन खुले 4 गांव में भी किया जा सकता है, और इन्हें संतुलित कर देना आवश्यक है, जिसमें प्रमुखता से घास चारा, सूखा चारा, विभिन्न प्रकार के अनाज। सिरोही नस्ल की बकरियां साल में 1 या 2 बार बच्चे देती हैं। यह नस्ल राजस्थान की जलवायु के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यह विभिन्न जलवायु और वातावरण में आसानी से रह सकती है। किसान यदि उनकी उचित देखभाल और पोषण करते हैं तो वह इससे अच्छा लाभ उठा सकते हैं। यह नस्ल न केवल किसानों की आय बढ़ती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती है। सिरोही बकरी का पालन एक सतत और लाभकारी व्यवसाय हो सकता है, यदि इसे सही तरीके से किया जाए तो। धन्यवाद।